नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री ट्यूटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं दिनेश वैष्णव और हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में हमने पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल देख लिया था और आज इस क्लास में हम देखेंगे नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक एज के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं नवपाषाण काल की विशेषताएं, यानी नवपाषाण काल शब्द कहाँ से आया और इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी। तो एक विद्वान हुए हैं, उनका नाम है जॉन लुबाक। क्या नाम है? जॉन लुबाक। इन्होंने 1864 में एक पुस्तक लिखी थी, प्री हिस्टोरिक टाइम्स, जिसमें इन्होंने भारत के प्राक इतिहास को चार भागों में बांटा था। अब चार भाग कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं हम सबसे पहले। एक तो आता है पुरापाषाण काल, जिसका अध्ययन हम कर चुके हैं, पेलियोलिथिक एज। एक आता है नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक एज, जो हम इस क्लास में देखेंगे। और एक था कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज, और एक था लौह युग यानी आयरन एज। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है? एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि नवपाषाण काल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो जॉन लुबा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जॉन लुबा के द्वारा, आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन ये भी बनता है कि इन्होंने प्राक इतिहास को कितने भागों में बांटा था, उनके नाम पूछ लेता है, तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में एक और विद्वान हुए हैं, जिनका नाम है गॉर्डन चाइल्ड। इन्होंने क्या किया था? 1934 में एक पुस्तक लिखी थी, न्यू लाइट ऑन मोस्ट एंशियंट। कौन सी पुस्तक लिखी थी? न्यू लाइट ऑन मोस्ट एंशियंट। कब लिखी थी? 1934 में। इसमें इन्होंने नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति और अन्न उत्पादक संस्कृति कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि इस काल में मनुष्य ने भारी संख्या में यानी भारी मात्रा में कृषि करना प्रारंभ कर दिया था, तो अन्न उत्पादक संस्कृति कहा है। और क्रांति क्यों कहा? क्योंकि इसमें कई आमूल चूमूल परिवर्तन हुए थे। तो इनका क्या कहना था कि नवपाषाण काल में मानव जीवन और जीवन निर्वाह के क्षेत्र में आमूलचूल और आकस्मिक परिवर्तन हुए थे। लेकिन ये जो इन्होंने ये बात कही थी, ये अपनी बात पर अडिग नहीं रह पाए और बाद में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसमें अपना जो मत दिया था इन्होंने कि आकस्मिक परिवर्तन हुए, तो बाद में इन्होंने अपना मत स्वयं ही खारिज कर दिया और क्या कहा? इनकी पुस्तक थी, बाद में एक और नई पुस्तक आई, द फ्री हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन सोसाइटीज़ में इन्होंने कहा कि जो नवपाषाण काल में परिवर्तन हुए हैं वो आकस्मिक नहीं है, बल्कि नवपाषाण काल है वो सदियों पहले शुरू हुई विकास की प्रक्रिया की परिणति था। यानी इन्होंने क्या कहा, इसका मतलब समझे आप? कि नवपाषाण काल में जो भी आकस्मिक परिवर्तन हुए हैं वो अचानक से नहीं हुए, वो धीरे धीरे विकास की एक प्रक्रिया के रूप में शुरू हुए थे। यानी और ये कहना भी सही है इनका बाद में, क्योंकि कोई भी विकास होता है, कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, अचानक से नहीं होती, धीरे धीरे होती है, उसमें एक टाइम लगता है। जैसे उदाहरण के लिए हम समझे कि मोबाइल फ़ोन, जब स्टार्टिंग में मोबाइल फ़ोन चला था, तो आज जो फीचर है, आज जो उसमें एप्लीकेशन होती है, जो सुविधा है, वो शुरुआत में नहीं थी। आज मोबाइल फ़ोन के अंदर कैलकुलेटर, कैमरा, नेट की सुविधा, कई सारी सुविधा है उसमें, रेडियो की सुविधा है, वीडियो देखने की सुविधा है, सब कुछ है। तो शुरुआत में जब मोबाइल स्टार्ट हुआ था तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग की सुविधा थी। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और आज लगभग लगभग सारी सुविधाएं उसके अंदर आ गई। तो इस प्रकार टेक्नोलॉजी क्या है, धीरे धीरे अनवरत रूप से यानी लगातार बढ़ती हुई जाती है। तो इसका भी क्या कहना था फिर बाद में कि जो नवपाषाण काल में जो विशेषताएं आई हुई वो अचानक से नहीं आई, बल्कि धीरे धीरे आई थी, और वो कई सदियों पहले जो विकास की प्रक्रिया शुरू हुई थी उसका परिणाम था। उसके बाद में एक और विद्वान हुए हैं, एंड्रयू सेरोट। ये ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता थे। इन्होंने नवपाषाण काल को क्या कहा था? द्वितीय उत्पादक क्रांति कहा था, तो ये ध्यान रखना आप। उसके बाद हम देखते हैं नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता आती है औजार। अब नवपाषाण काल में औजार कैसे थे? उन्नत किस्म के थे और पाषाण के बने हुए थे। घर्षण द्वारा घिस करके पॉलिशदार बनाए गए थे, यानी उनके ऊपर घिसावट करके उनको चिकना और पॉलिशदार बनाया जाता था, इसलिए उसमें चमक आ जाती थी। और नालीदार, तीक्ष्ण, हल्के और आकार में छोटे औजार बनाए जाते थे। क्योंकि शुरुआत में बड़े बनाए जाने लगे, फिर जैसे मध्य पाषाण काल आया तो थोड़े छोटे, और जैसे ही नवपाषाण काल आया बिल्कुल छोटे हो गए और तीक्ष्ण यानी तेज धार वाले हो गए। उसके बाद में दूसरी विशेषता है मानव जीवन में स्थायित्व। यानी इससे पहले जो मानव था वो इधर उधर घुमक्कड़ जीवन व्यतीत कर रहा था, यानी एक जगह पे स्थायी रूप से नहीं रह रहा था, वो घूमता फिरता रहता था। तो जबकि नवपाषाण काल में उसने क्या किया, एक जगह स्थायी रूप से रहना प्रारंभ किया। और क्या क्या कार्य किए उसने? व्यापक तौर पर पशुपालन का आरंभ हुआ, व्यापक तौर पर कृषि का आरंभ हुआ, और मनुष्य घर और झोपड़ियों में रहने लग गया, क्योंकि स्थायी जीवन का प्रारंभ हो गया था। पशुपालन और कृषि उत्पादों को संग्रहित करने के लिए मृदभांड बनाए, क्योंकि जैसे पशुपालन है तो पशुओं से जो दूध प्राप्त होता है उसको रखने के लिए भी बर्तन चाहिए, तो मृदभांडों का निर्माण किया गया है।
जो कृषि से प्राप्त अनाज होता है उसको संग्रहित करने के लिए भी बर्तन चाहिए, तो मृद भांडों का निर्माण करना स्टार्ट किया उसने, मनुष्य ने। और व्यापक तौर पर अग्नि का प्रयोग प्रारंभ हुआ। उसके बाद में जीवन निर्वाह देखते हैं कैसा था। तो नवपाषाण काल में मनुष्य ने क्या किया, पक्के मांस के साथ साथ वनस्पति पर भी निर्भर हो गया, यानी वो जो मांस है उसको आग में पका कर तो खा ही रहा था, साथ ही वनस्पति पर, यानी फल फूल होते हैं, जो जड़ी बूटियां होती है, वनों से जो वनस्पति प्राप्त होती है उस पर भी वो निर्भर हो गया, यानी उनको भी वो भोजन के रूप में सेवन करने लग गया। और अन्न जैसे गेहूँ, जौ, चावल, इनके ऊपर निर्भर हो गया। अब मानव क्या बन गया, उत्पादक, क्योंकि वो कृषि भी कर रहा था, पशुपालन कर रहा था, तो उत्पादन कर रहा था, यानी प्रोड्यूस कर रहा था वो। इसके साथ ही पहिए का आविष्कार हुआ, कृषि का कपड़े का उपयोग करना प्रारंभ किया। कपड़े से मतलब ये नहीं कि जैसे आज हम कपड़े पहन रहे हैं, कपड़े से मतलब है कि उस टाइम पे उसने विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के जो चौड़े पत्ते होते थे, छाल होती थी, उनसे अपना शरीर ढकना आरंभ किया, यानी अब उनके अंदर शर्मिंदगी महसूस होती थी, अपने जो शरीर के अंग होते थे उनको ढकने लग गया। इसके साथ ही सर्दी, गर्मी, बरसात होती है, इनसे बचने के लिए, शरीर को बचाने के लिए वो अपने शरीर को ढकने लग गया। मरण मूर्तियों का भी निर्माण करने लगे हैं। तो ये थी प्रमुख विशेषताएं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नवपाषाण कालीन स्थल, यानी जो नियोलिथिक एज की प्रमुख साइट हो कौन कौन सी है। और जैसे ही नवपाषाण काल खत्म हो जाएगा उसके बाद हम ताम्रपाषाण काल देख लेंगे। और एक दो क्लास में हम जो भारत की बुरानंतिक सीमाएं हैं और भारत का जो नामकरण वो देख लेंगे। उसके बाद में हम सीधे सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक पर आ जाएंगे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपको क्रम से ही इतिहास पढ़ाता चलूँ, तो आपको भी समझने में आसानी रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्लास समझ में आई होगी और आप इसे अच्छे से लिख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नवपाषाण कालीन स्थलों के साथ में, और उसके बाद में फिर हम ताम्रपाषाण काल स्टार्ट कर देंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए स्ट्री ट्यूटर यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।